हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में हम अवेक इकोसिस्टम के एक बहुत ही बड़े और रणनीतिक कदम को डिकोड करने वाले हैं, जिसे अनुबिस चेन इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं, पूरे इकोसिस्टम को एक बेहद मजबूत और कुशल डिसेंट्रलाइज्ड शिप में बदलने की पूरी तैयारी। सच मानिए, ये माइग्रेशन कोई मामूली टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा खाका है कि कैसे कोई कम्युनिटी अपने भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बना सकती है। तो चलिए सीधे आज के इस सफर पर निकलते हैं। हम इन सारे तकनीकी अपडेट्स को 5 बहुत ही साफ और आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, अनुबिस चेन माइग्रेशन। दूसरा, रिवॉर्ड्स का नया स्वरूप। तीसरा, मार्केट की सुरक्षा। चौथा, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग का अपग्रेड। और पांचवां, गवर्नेंस का भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दी अनुबिस चेन माइग्रेशन यानी को डिप्लॉयमेंट शिफ्ट। अब जैसे ही इस नए चरण में कदम रखा जाता है, एक बड़ा सा तकनीकी शब्द सामने आता है, ड्यूल चेन कोलैबोरेटिव ऑपरेशन। ये सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, इसका मतलब उतना ही सीधा है। असल में ये इकोसिस्टम अब एक साथ 2 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे नेटवर्क पर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये ड्यूल चेन रणनीति ये पक्का करती है कि सिस्टम की कैपेसिटी बढ़े और सब कुछ बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चले। जरा सोचिए, ये भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए एक की बजाय 2 हाईवेज का इस्तेमाल करने जैसा है। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना, वो वाकई ध्यान देने लायक है। पहले वेब और डीएओ पूल के रिवॉर्ड्स पॉलीगॉन चेन पर प्रोसेस होते थे, जहां दिन में 3 बार ब्लॉक रिवॉर्ड साइकिल चलते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब इस नए सिस्टम के तहत ये सारे रिवॉर्ड्स पूरी तरह से अनुबिस चेन पर आ जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब 3 की बजाय सिर्फ 2 डेली रिवॉर्ड साइकिल्स होंगे। ये एक छोटी सी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन असल में ये पूरे चेन की स्टेबिलिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। लंबी रेस के लिए बहुत ही स्मार्ट मूव है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, रीवैम्पिंग इकोसिस्टम रिवॉर्ड्स यानी इकोसिस्टम के बैलेंस को समझना। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है जानबूझकर नए रिवॉर्ड्स की सप्लाई को समय के साथ कम करते जाना। हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज़ मार्केट में कम होती है तो अक्सर उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, राइट? इकोसिस्टम ठीक इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बचे हुए रिवॉर्ड्स की वैल्यू एकदम सॉलिड रहे। और हाँ, जो रिवॉर्ड्स कम किए जा रहे हैं वो कहीं गायब नहीं होंगे। उन्हें सीधे डीओ पूल में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोग कम्युनिटी गवर्नेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 20 से 40%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। वेब रिवॉर्ड्स पूल के लिए प्लान किया गया ये एक बहुत बड़ा डिफ्लेशन रेट है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये कटौती एक ही झटके में नहीं, बल्कि अलग अलग फेज में होगी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इकोसिस्टम की मौजूदा कंडीशन को देखते हुए सिस्टम खुद इसे डायनामिक तरीके से एडजस्ट करेगा। ये साफ दिखाता है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को कितना फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अब चूंकि कटौती वाला एक बड़ा हिस्सा डाउ पूल में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां रिवॉर्ड्स भी बढ़ेंगे। लेकिन इन एक्स्ट्रा डाउ रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए अब कुछ नए रूल्स आ गए हैं। अब हर टियर के हिसाब से एक खास अवेयर इकोसिस्टम एनएफटी पास होना जरूरी है। जैसे V1 और V2 टियर्स के लिए 1 एनएफटी, V3 और V4 के लिए 2 और V5 V6 के लिए 3 एनएफटीज की जरूरत होगी। और एक बात, जब ये एनएफटी किसी एड्रेस से लिंक होकर एक्टिवेट हो जाते हैं तो इन्हें किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए, ये एक तरह का पक्का और परमानेंट डिजिटल क्रेडेंशियल बन जाता है। चलिए आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, शील्डिंग द मार्केट। यहां हम मार्केट प्राइस प्रोटेक्शन की बात करेंगे। सच कहूं तो यह हिस्सा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। हम सभी जानते हैं कि जब मार्केट अचानक से क्रैश करने लगता है तो अक्सर पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अनुबिस चेन की लिक्विडिटी पूल का यह नया प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। जब भी मार्केट में कोई भारी गिरावट आती है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से बेचने पर लगने वाली फीस को 5% से बढ़ाकर सीधे 40% तक कर देता है। अचानक होने वाली एग्रेसिव सेलिंग को रोकने का यह क्या ही शानदार और डायनामिक तरीका है। अब दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ये इतनी भारी इमरजेंसी फीस जाती कहाँ है? तो इसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। इसमें से 65% टोकन्स को एक बर्न एड्रेस या ब्लैक होल में डाल दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो टोकन सर्कुलेशन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए, और जो बाकी के 35% बचते हैं उनका इस्तेमाल डिप बाय इंसेंटिव पूल में किया जाता है।
यानी उन लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए जो गिरते हुए मार्केट में भी टोकन खरीदते हैं और सिस्टम को मजबूती देते हैं। देखिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक लगा देना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक तगड़े बैकअप रिजर्व की भी जरूरत होती है। और इसी वजह से एक नया चार्ज पूल बनाया जा रहा है। इस पूल की फंडिंग बहुत ही बैलेंस तरीके से की जाएगी। बिल्कुल आधा पैसा लॉटरी पूल की फीस से आएगा और बाकी का आधा डॉन फंड की फीस से। ये चार्ज पूल सीधे तौर पर हमारे उस प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि किसी भी हालत में लिक्विडिटी की कमी न होने पाए। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, अपग्रेडिंग लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग, जिसमें कुछ जरूरी ऑपरेशनल बदलाव शामिल हैं। और इन सभी फीचर्स को देखकर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आता है कि कैसे छोटे छोटे ऑपरेशनल अपडेट्स मिलकर पूरे मार्केट की सेहत को एकदम सॉलिड बना देते हैं। जैसे एनुबिस चेन पर टर्बो ट्रेडिंग करते समय आप 3% से 15% तक का एक्स्ट्रा LGNS इंटरैक्शन जोड़ा जाएगा, जो इकोसिस्टम के विकास को सपोर्ट करेगा। भविष्य में WBO प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन भी होने वाला है। इसके अलावा लंबे समय के लिए DAI और LGNS को सपोर्ट करने वाला ILO को बिल्डिंग प्रोग्राम भी चलता रहेगा। हालांकि अभी क्रॉस चेन एनर्जी के लिए ब्रिज फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स मिलकर लिक्विडिटी को एक बहुत ही मजबूत आधार दे रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस। ये इकोसिस्टम का कमांड सेंटर है। सबसे बड़ा और अहम बदलाव हमें यहीं देखने को मिलता है। पहले डाओ में वोटिंग के लिए सिर्फ एक साधारण नेटिव टोकन यानी LGNS का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड करके एक डेडिकेटेड गवर्नेंस टोकन यानी GLGNS पर शिफ्ट कर दिया गया है। वोटिंग प्रोटोकॉल का ये अपग्रेड एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज देता है कि भाई अब गवर्नेंस पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और गंभीर होने वाली है। इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट के पीछे का असली मकसद कम्युनिटी के विजन को एक साथ अलाइन करना है। ये बदलाव इस बात की गारंटी देता है कि जो लोग प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर वोट कर रहे हैं वे वही लोग हों जो असल में इस इकोसिस्टम की लंबी सफलता को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हैं। जब एक अलग गवर्नेंस टोकन होता है तो वो उन सभी को एक मंच पर लाता है जिनके वैल्यूज इस प्रोजेक्ट के साथ पूरी तरीके से मैच करते हैं, और इसी से कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पक्की होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। ऑटोमेटिक मार्केट प्रोटेक्शन और इतने एडवांस्ड गवर्नेंस के इस लेवल का डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस यानी डाउस के भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि सच्ची डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक बार सिस्टम बना देना नहीं होता, बल्कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सिस्टम को लगातार और प्रोएक्टिव तरीके से इवॉल्व करते रहना पड़ता है। अवेक इकोसिस्टम का ये कदम इसी दिशा में एक बेहद साहसी ब्लूप्रिंट है। उम्मीद है कि ये तकनीकी चर्चा बहुत ही जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।